اسد कैसर की वजीर खजाना के साथ मुलाकात हुई है। इससे पहले बैरिस्टर गौहर कह चुके हैं कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमारे साथ मुलाकात की जाए, हमारे मामलात को देखा जाए। हुकूमत की तरफ से भी बार बार यही कहा जा रहा है कि हम भी अपोजिशन के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। असद कैसर की तरफ से कहा गया है कि हम हुकूमत के साथ मिसाक के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा माजी में चलते हैं। इमरान खान जब इक़्तिदार में हुआ करते थे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उस मौके पर भी ये हमने अजीब मामला देखा कि उस वक्त की अपोजिशन की तरफ से शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, उनकी तरफ से बार बार कहा जाता था कि आए बैठे मिल के एक मिसाक करते हैं, मिसाक के मुइशत करते हैं। बार बार उनकी तरफ से एक ही मुतालबा किया जाता था कि हम आपके साथ गुफ्तगू के लिए, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन उस दौर के वज़ीर आज़म की तरफ से कहा गया कि मैं चोरों के साथ कोई बात नहीं करना चाहता, मैं डाकुओं के साथ मिल के बैठना नहीं चाहता। तो शहबाज शरीफ को आजकल ये गिला है कि हमने इमरान खान को, उनकी हुकूमत को, पीटीआई को कहा था कि हम मिसाक के लिए तैयार हैं, इकट्ठे चलना चाहते, लेकिन बड़ी हकारत से, पाए हकारत से इन्होंने हमारी इस पेशकश को ठुकरा दिया। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा जाता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कहते हैं कि हमने इनको कहा कि आए मिल के चलें, लेकिन इनकी तरफ से हकारत से उसका जवाब दिया गया और ये लोग हमारे साथ मिल के चलने के लिए कभी तैयार नहीं थे जब ये हुकूमत में हुआ करते थे। और इनकी तरफ से कहा जाता है कि ये बड़े तकब्बर में थे, बड़े गुरूर में थे, इसीलिए ये अपोजिशन के साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे, अपोजिशन को अपने साथ चलाना नहीं चाहते थे। ऐसा हरगिज़ नहीं था। इमरान खान अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहते थे, लेकिन कौन सी अपोजिशन? इमरान खान को जब ये यकीन था कि ये लोग लूट मार करने वाले, ये डाकू हैं, चोर हैं, ये इमरान खान इनको सरेआम भी कहा करते थे। इमरान खान कहते हैं कि इनके साथ अगर मैं मिल जाता हूँ, इनके साथ अगर मैं बैठ जाता हूँ, तो लोग कहेंगे कि मैं चोरों के साथ बैठ गया, मैं डाकुओं के साथ बैठ गया। आ जाते हैं मौजूदा सूरत हाल की तरफ। असद कैसर की तरफ से कहा गया कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बैरिस्टर गौहर की तरफ से भी कहा गया कि हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, इनके साथ मिसाक करना चाहते हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ वाले थक गए? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ वाले इनके साथ चलेंगे, इनके साथ कोई मुआहदा करेंगे, इनके साथ कोई मिसाक करेंगे? अगर इमरान खान को आउट कर दिया जाता है, उनको माइनस कर दिया जाता है, तो यकीनी तौर पर ये एक मिसाल पर मुत्तफिक हो सकते हैं, इकट्ठे चल सकते हैं। लेकिन अगर इमरान खान से फीडबैक ली जाती है, इमरान खान से मुशावरत की जाती है, इमरान खान का कहना माना जाता है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीटीआई और आज की हुकूमत के माबैन किसी किस्म का कोई भी इत्तेफाक राय हो जाए। क्योंकि इमरान खान का आज भी वही कहना है, इमरान खान आज भी इसी पे यकीन रखते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान के वसाइल को तबाह करके रख दिया गया। जिस तरह से आज कौम तनज़ली की तरफ गई है, जिस तरह से आज पाकिस्तान पस्तियों में गिरा हुआ है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन लोगों ने लूट मार की है। तो इस सवाल का जवाब आपके सामने आ गया। इमरान खान के होते हुए किसी भी किस्म का इन लोगों के साथ, आज की हुकूमत के साथ, आज की ये पार्टियां जो हुकूमत में मौजूद हैं, उनके साथ कोई मिसाक, उसको मिसाक मुइशत कह लें, उसको मिसाक जमहूरत कह लें, किसी किस्म का इमरान खान की मौजूदगी में इन लोगों के साथ मिसाक नहीं हो सकता। इन लोगों के साथ कोई मुआहदा, कोई बातचीत, कोई पेशरफ्त होना नामुमकिन है। शर्त हमने रख दी कि इमरान खान के होते हुए, इमरान खान को माइनस करके ये लोग शीरो शक्कर हो सकते हैं। बजट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वफाक का बजट पेश किया गया, मंजूरी के मराहल में, उसके बाद पंजाब का बजट, फिर सिंध का बजट, फिर बलोचिस्तान का बजट और कल फिर खैबर पख्तूनख्वा बजट भी पेश कर दिया गया है। चारों सूबों के और 5 में वफाक के बजट पेश हो चुके हैं, उनकी मंजूरी के मराहल जारी हैं। तो यहाँ पे हमने बात ये करनी है कि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी ये ऐलान कर दिया गया है कि मुलाजमीन की तनख्वाह में और पेंशनरों की पेंशन में 7% इजाफा। पंजाब हुकूमत ऐसी हुकूमत है जिसकी तरफ से कहा गया है कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो 7% इजाफा होगा, लेकिन पेंशन में 3.5% या 3% इजाफा किया गया है। तो ये पंजाब में ऐसा क्यों किया गया है? पेंशन में इतना कम इजाफा क्यों किया गया है? ये क्या पंजाब हुकूमत ये समझती है कि पेंशनर बड़े अमीर हैं, तो ये सारे के सारे पेंशनर किसी न किसी तरह से 2-4 महीने के लिए या साल 1.5 साल के लिए FBR में कोई चला गया, कोई FIA में चला गया, कोई कस्टम में चला गया और उसने अपनी सारी जिंदगी की रोटियां इकट्ठी कर ली। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि हमारे एक पड़ोसी FIA के सिपाही हुआ करते थे और एक कस्टम के चौकीदार भी हुआ करते थे। उनका रहन सहन शहाना था। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ FIA के जो सिपाही थे, अगर उनकी ड्यूटी ऑफिस में लगती थी तो उसको नॉर्मल लिया जाता था, लेकिन जैसे ही उनकी ड्यूटी एयरपोर्ट पर लगती थी तो उनके घर में जश्न का समा शुरू हो जाता था। और उन साहब ने मुझे एक मौके पर बताया था कि सारी जिंदगी मैं
वेला रहूं, कुछ ना करूं आज के बाद, तब भी मेरी अगली नस्ल वो बड़े मौज के साथ, बड़ी आसानी के साथ, बड़ी तजोश के साथ जिंदगी गुजार सकती है। उनकी एक बस थी लाहौर में, इस्लामाबाद में उनके प्लाट हुआ करते थे, जिनकी मैंने बात की कि कस्टम के लोअर ग्रेड के मुलाजम थे। उनके घर में भी धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, रेल पेल थी, उनके पास भी गाड़ियां थी। कहने का मतलब यह है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से पेंशनों में इजाफा बहुत कम किया गया है। तो क्या हुकूमत समझती है कि पेंशनर इतने ज्यादा अमीर हैं कि उनकी पेंशन में इजाफे की जरूरत नहीं, या फिर हुकूमत ने यह समझ लिया कि हर पेंशनर 2-2 4-4 महीने ऐसे महकमों में लगा के बैठे हुए कि उनके पैसे की उनके पास रेल पेल है, उनको किसी किस्म की कोई माली मुश्किल नहीं है, कोई माली परेशानी। यही फिर हो सकता है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से पेंशनर को इग्नोर किया गया है। तो बाकी सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। या आफरीदी साहब की तरफ से ऐलान किया गया है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के मुलाजम हैं, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 21-22 तक, सबकी उन्होंने कहा कि अलाउंसेस में डबल इजाफा कर दिया गया है। जिस तरह से एक ग्रेड से 5 या 6 के मुलाजमीन के अलाउंसेस में 6,000 से 12,000 का इजाफा हुआ, इसी तरह से 21 ग्रेड के ऑफिसर के अलाउंसेस में इजाफा किया गया है 24,000 से 48,000। और इसके बाद जितने बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनके अलाउंसेस 30,000 से बढ़ा के 60,000 रुपए कर दिए गए हैं। जिनका अलाउंस 6,000 से 12,000 किया गया, वो जब देखता है कि 30,000 वाले को 60,000 मिल गया तो वो अपने माथे पर हाथ मारता कहता है कि हमारे अलाउंसेस इतने ज्यादा कम है और उनके इतने ज्यादा कर दिए गए कि 60,000 का। जनाब अली, अर्ज ये है कि आप दुरुस्त कहते होंगे अपने तौर पर, लेकिन आप भी अगर उनकी तरह ही पढ़े लिखे होते, उन्हों पर होते, आपकी तनख्वाह में भी, आपके अलाउंसेस में भी इतना ही इजाफा हो जाता। या आफरीदी साहब की तरफ से ये ऐलान किया गया है और उन्होंने कहा कि ये जितने भी इनके अलाउंसेस हैं, जो इजाफा किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के अखराजात हैं, उसमें से हम इनको ये सारा कुछ देंगे। उनकी तरफ से बाकी महकमों के लिए भी रास्ता खोल दिया गया। बाकी महकमे भी अपने मुलाजमीन के लिए इसी तरह से अलाउंसेस में जितना चाहते हैं इजाफा कर सकते हैं। बाकी मेलूनी और ट्रंप का तनाज़ा वो मजीद बढ़ गया है। मेलूनी की तरफ से कहा गया कि मैंने बिल्कुल भी इनकी मिन्नत नहीं की, जबकि ट्रंप साहब की तरफ से एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया, इसको हम अपने पहले व्लॉग में भी कवर कर चुके हैं। अब क्योंकि इस मामले में मजीद भी थोड़ी पेशरफ्त हुई है, इसलिए इस पर बात कर रहे हैं। ट्रंप साहब की तरफ से एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया कि मेलूनी ने मेरी मिन्नत की और मैंने तरस खाकर उनके साथ अपनी तस्वीर बनवा ली। इस पर मेलूनी की तरफ से कहा गया कि ये सरासर झूठ है, ये बेबुनियाद है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो जिस तरह से ट्रंप साहब इस मंजरनामे को पेश कर, उससे तो यूं लगता है कि मेलूनी इनके पास गई, कहा कि इधर जरा आइए, मेरी बात सुनिए। वो इनके साथ चले गए और दीवार के पीछे जाकर उन्होंने कहा कि जनाब, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मैं आपसे समाजत करती हूँ कि मैं आपके साथ तस्वीर बनवाना चाहती हूँ, तो मेरे साथ तस्वीर बनवा लीजिए। जिस तरह से ट्रंप की तरफ से ये सारा कुछ मंजरनामा पेश किया गया, उससे तो यही लगता है कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन मेलूनी की तरफ से कहा गया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप की तरफ से झूठ बोला गया है। तो सदर ट्रंप ने आखिरकार झूठ क्यों बोला? और सदर ट्रंप साहब ऐसी छेड़छाड़ अमूमन करते रहते हैं। तो यहाँ पे नई बात यह है कि स्टारमर जो बरतानिया के वजीर आज़म, उनकी तरफ से ऐसे ही जैसे वो कहते हैं कि जिस तरह से एक अमीर किसी के साथ लड़ रहा होता है तो उसका जो गरीब रिश्तेदार है भागा भागा आता है, उसको थोड़ा पीछे करता और खुद लड़ाई लड़ना शुरू कर देता है। इसी तरह से स्टारमर साहब की तरफ से कह दिया गया कि ट्रंप से उन्होंने मिन्नत की थी। वो ऐसे ही उस गवाह की तरफ से खड़े हो गए जैसे वो कहते हैं कि खाजे का गवाह डिड्डू। बहरहाल ये हम आपको पहले व्लॉग में बता चुके हैं कि इटली के वजीर खारजा की तरफ से इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका के दौरे पर नहीं जाऊंगा। बाकी पेट्रोलियम के हवाले से बात कर लेते हैं। जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अपनी तरफ से तो छक्का मारा गया है, लेकिन ये चौके से भी कम है। उनकी तरफ से कहा गया कि हमने कौम के साथ जो रिलीफ का वादा किया था वो पूरा कर दिया है। ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मुबालगा आराई की गई है। इसको हम ये नहीं कहते कि झूठ बोला गया है। जिस तरह से इन्होंने वादा किया था कि जैसे ही कीमतें कम होंगी उसके मुताबिक अवाम को रिलीफ दे दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं किया गया, बल्कि इनकी तरफ से बाटा कंपनी वाली कीमत बना दी गई। 299 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत मुकर्रर कर दी गई। 299 का मतलब यह है कि पूरा 300 रुपए, 1 रुपए तो वापस 1 लीटर के पीछे कोई नहीं करता। तो इन्होंने ये दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये नफ्सियाती हरबा होता है कि आपने कह दिया कि 299, 201 से लेके 299 तक यही समझा जाता है कि 200 और
और 300 के दरमियान कीमत, और ये 300 रुपए कीमत है। तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये कहना भी मुबालगा रही है कि हमने रिलीफ दे दिया। रिलीफ नहीं दिया, बल्कि आपने कीमत कम की है। जब आपने कीमत ऊपर चढ़ाई थी 1 मार्च को पेट्रोलियम की कीमत थी 257 रुपए, उसमें इजाफा करके 266 रुपए कीमत कर दी गई थी। तो आज कीमत है 299 रुपए। तो गोया आज भी कोई 40-50 रुपए इनकी तरफ से मुनाफा कमाया जा रहा। अगर आप उसको वहीं पे ले आते हैं तो फिर कहा जाएगा जितनी कीमत पहले थी 266 रुपए पहले कीमत थी, अगर आप उस पे ले आते हैं तो फिर कहा जाएगा कि वाकई आपने अपना वादा पूरा कर दिया। अदरवाइज ये कहा जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये भी एक तूफान ही तोल दिया गया है। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।